जय माता दी, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NJ क्लासेज में। पिछले कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं लेकर आया था। हाजिर हूँ आज फिर आपके सामने मनोज शर्मा के साथ नया टॉपिक लेकर के, इंग्लिश ग्रामर का एक नया वीडियो लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशंस, जो बहुत आम है, जिसका प्रयोग किसी भी अंग्रेजी वाक्य में, प्राय कोई भी अंग्रेजी का ऐसा वाक्य नहीं है जिसमें किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये टॉपिक प्रीपोजिशंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्वसर्ग। नाम से ही स्पष्ट लग रहा है जैसे प्रीपोजिशन है, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, किसी के पहले स्थिति। वही हिंदी में होता है पूर्व यानी पहले, सर्ग यानी स्थित। तो ये शब्द किसी के पहले स्थित होते हैं। किसके पहले स्थित होते हैं और क्या काम करते हैं, जो डेफिनेशन, ये काम पूरा डेफिनेशन करेगी। क्या कह रही है डेफिनेशन, परिभाषा क्या है प्रीपोजिशन की? The word or group of words that is generally placed before a noun or pronoun to express its relation with some other words in a sentence is called a preposition। बहुत ही सीधी सिंपल सी परिभाषा है। क्या है? एक शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का समूह भी हो सकता है जो प्रायः एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित होता है। स्थिति कहाँ होती है इसकी? वाक्य में प्राय अधिकतर मामलों में ये कहाँ स्थित होता है? ये शब्द जो प्रीपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले, और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, संबंध बताता है किससे? सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। उसी वाक्य के किसी अन्य शब्द से वो संबंध स्थापित करता है। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले ये आ रहा है, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से स्थापित करता है, तो वो शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन, हिंदी में पूर्वसर्ग कहलाता है। अब जो ये परिभाषा है इसके अनुसार तो क्या है कि जो भी प्रीपोजिशन होगा वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। और जो भी नाउन या प्रोनाउन इसके साथ प्रयुक्त होता है यानी इसके पीछे होता है, वो इसका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन है तो वो नाउन या प्रोनाउन इसका, उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस हैज प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशंस। प्राय अंग्रेजी का हर वाक्य क्या होता है? या तो उसमें एक या एक से अनेक प्रीपोजिशन होते हैं। यानी कहने का मतलब है शायद ही कोई ऐसा वाक्य जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ हो। तो इसलिए भी महत्वता बढ़ जाती है इसकी, क्योंकि बिना प्रीपोजिशन का सेंटेंस बहुत कम होगा। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रिलेशन कैसे स्थापित करता है? द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर कूद गई। नाउन दे रखी है द टेबल, ठीक है। बिल्ली कूदी, कहाँ कूदी? टेबल के ऊपर। तो इस कूदने में और इस टेबल में दोनों के भी संबंध शब्द बता रहा है अपॉन। और अभी विशेषता पढ़ी थी इसकी कि ये कहाँ स्थित होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो नाउन के पहले स्थित है और इस नाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बता रहा है। दूसरा शब्द कौन सा है? जम्प, जो वर्ब है। तो
वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित है, यहाँ नाउन के पहले स्थित है और वाक्य के दूसरे शब्द से इसकी संबंध बता रहा है इसका, इसलिए शब्द क्या कहलाएगा, अपॉन शब्द क्या कहलाएगा इस वाक्य में, प्रीपोजिशंस। शी इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर। ये इन सब, इसके पीछे क्या रहा, द रूम, नाउन है, यानी नाउन के पहले स्थित है। अब एक बार यदि हम इन शब्द को हटा दें तो क्या हो जाएगा, शी इज द रूम, वह कमरा है, वह कमरा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, इन शब्द, किसके, शी, एक शब्द ये है और एक ये है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, कौन कर रहा है संबंध स्थापित, इन। तो ये इन क्या कहलाएगा, अपना प्रीपोजिशन कहलाएगा। अब जैसे अभी अभी बात करी थी कि अपन ने प्रीपोजिशन का स्थान कहाँ होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले, जनरली ये होता है, लेकिन कभी कभार ये इसके अलावा भी प्रयुक्त होती है। तो देखते हैं, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस, वाक्य में इसका स्थान कहाँ होता है प्रीपोजिशन का। तो पहला तो वही है जनरली जो अपन अभी अभी पढ़ चुके हैं, प्रीपोजिशंस आर जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। प्राय क्या होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होता है। जैसे टू जयपुर, बिफोर लंच, विद शालिनी, etc। ये सब नाउन है या प्रोनाउन के पहले ही होगा। लगभग कुछ एक परिस्थितियों को छोड़ दे तो बाकी जो वाक्य हैं उनमें नाउन या प्रोनाउन के पहले इनका प्रयोग होता है। अब इस परिस्थिति के अलावा वाक्य में अन्य जगह पर कहाँ प्रयोग हो सकता है इनका, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे नंबर 1, सेंटेंस बिगिनिंग विद द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक विशेषण से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें कभी कभी इनका प्रयोग इस परिस्थिति के अनुसार नहीं हो करके वाक्य के अंत में, परिस्थिति क्या कहती है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। लेकिन यदि वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक विशेषण से शुरू होता है तो ये नियम कई बार जो है काम नहीं करता है। जैसे whom are you looking for, ये प्रश्नवाचक वाक्य है और होम से शुरू हो रहा है, जो क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उससे शुरू हो रहा है। वाक्य में ये प्रीपोजिशन आ रहा है, वाक्य के अंत में ना इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है, ना इसके पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन है। तो इस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक वाक्य हो और वाक्य की शुरुआत आप तो ये समझो किसी WH वर्ड से हो रही हो तो इसकी पोजीशन बदल सकती है। जैसे व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट, WH वर्ड से शुरू हो रहा है और लास्ट में आ रहा है अबाउट, फिर पोजीशन है इसके, न तो आगे पीछे, न तो आगे कोई नाउन या प्रोनाउन है, न पीछे नाउन या कोई प्रोनाउन है। तो इस परिस्थिति में कभी कभार जो है ये नियम काम नहीं करता है। दूसरा, टू डिफाइन ए रिलेटिव क्लॉज, संबंधवाचक उपवाक्य को बताने के लिए भी कभी कभी ये नियम यहाँ पर काम नहीं करता है, रिलेटिव क्लॉज को। जैसे दिस इज द शॉप आई वॉज लुकिंग फॉर, दिस इज द शॉप, और ये रिलेटिव क्लॉज और लास्ट में आ रहा है फॉर। यहाँ भी न आगे कोई नाउन या प्रोनाउन है, ना पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन है। तो एक रिलेटिव क्लॉज को, ये क्लॉज एक आगे डिटेल में टॉपिक है उसमें लेंगे अपन इसको। एक वाक्य में कई सारे वाक्य हो सकते हैं तो वो सब वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज उपवाक्य को डिफाइन करने के लिए भी जो है कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग इस परिस्थिति के अलावा हो जाता है। जैसे दिस इज द गर्ल ही गिव द न्यू ड्रेस टू,
ये एक वाक्य, ये एक क्लोज है, ये दूसरा क्लोज है, और दूसरे क्लोज को डिफाइन करने के लिए टू का जो प्रयोग हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में वो वाक्य के अंत में हुआ है। इसके आगे पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी अपन जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग इस नियम के अन्य प्रकार से करते हैं। और लास्ट है विद एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के साथ टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होती है, उसके साथ भी कभी इस नियम के अलावा अपन जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव नो वन टू टॉक विद, टू टॉक इन्फिनेटिव है और इसके साथ विद का प्रयोग हुआ है, ना आगे ना पीछे कोई नाउन और प्रोनाउन है। तो बिना नाउन और प्रोनाउन के भी इन्फिनेटिव के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब है जनरली तो नाउन या प्रोनाउन के आगे ही प्रीपोजिशन होता है, यानी प्रीपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन ये तीन परिस्थितियाँ आपको ध्यान में रखती हैं। कुछ प्रीपोजिशन है, ज़्यादा नहीं है, वो अबाउट है, टू है, विद है और फॉर है। इस प्रकार के कुछ प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग बिना नाउन और प्रोनाउन के साथ भी किया जा सकता है। अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि इससे पहले अपन ने देखा था कि प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन होता है पीछे, और वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं और उसके कुछ प्रकार हैं जो देखेंगे यहाँ पर। ऑल प्रीपोजिशन टेक एन ऑब्जेक्ट विद देम इन द एक्यूजेटिव केस। सेंटेंस में प्रत्येक प्रीपोजिशन अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट अवश्य रखता है। उसका रूप अलग अलग हो सकता है, जैसे वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, टू इन्फिनिटी हो सकता है, जरंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगभग हमेशा वो प्रीपोजिशन अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखता है जिसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। Prepositions to and for are sometimes used to form a dative case। वैसे तो जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो एक्यूजेटिव केस में होता है, कर्म कारक में होता है, साधारण ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी जो प्रीपोजिशन है कौन कौन से, टू और फॉर, ये जो दो प्रीपोजिशन है वो एक्यूजेटिव केस कर्म कारक में नहीं हो करके डेटिव केस संप्रदान कारक का काम करते हुए जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का जो है कार्य करते हैं। वैसे तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना प्रीपोजिशन के साथ वो एक्यूजेटिव केस में होते हैं, लेकिन टू और फॉर वो कभी कभी डेटिव केस संप्रदान कारक में भी हो सकते हैं। अब ये डेटिव केस क्या है भाई, नाउन सर्विंग एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। डेटिव केस क्या है, जो प्रीपोजिशन के पीछे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितने भी सजीव जो होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो कभी कभी क्या है, टू और फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रीपोजिशन के साथ डेटिव केस में संप्रदान कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सुशीला गेव ए फ्लावर टू अनिल। सुशीला ने अनिल को एक फूल दिया। टू अनिल ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है इस टू का, और अनिल का है कोई व्यक्ति है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्यूजेटिव केस नहीं होकर के कौन सा केस है, डेटिव केस है, संप्रदान कारक है। इसी प्रकार प्रीपोजिशन ऑफ जो प्रीपोजिशन है समटाइम्स यूज टू फॉर्म ए जिनेटिव केस और फ्रेज। ये कभी कभी एक्यूजेटिव केस की बजाय जिनेटिव केस संबंध कारक के रूप में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब जिनेटिव केस क्या है, संबंध कारक, द केस एक्सप्रेसिंग ऑनरशिप, जो क्या बताए, ऑनरशिप, स्वामित्व, अधिकार बताए, वो क्या कहलाता है, जिनेटिव केस कहलाता है। जैसे ही सोल्ड द ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ,
उसने उसकी पत्नी के गहने बेच दिए। गहनों पर किसका अधिकार था? उसकी पत्नी का। तो ओनरशिप बताते हुए ऑफ, यहाँ ऑफ के पीछे जो ये हिज वाइफ, ये जो नाउन है, ये ऑफ प्रीपोजिशन के साथ प्रयुक्त हुई है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, परंतु एक्यूजेटिव केस में नहीं होकर के जीनेटिव केस में है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? गहनों पर उसकी पत्नी का अधिकार बताया जा रहा है। तो वैसे तो सीधे सीधे क्या है, प्रत्येक प्रीपोजिशन के साथ पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्यूजेटिव केस में कर्म कारक में होता है। लेकिन कभी कभार कुछ प्रीपोजिशन जैसे टू और फॉर डेटिव के संप्रदान कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और कभी कभार ऑफ जो है जीनेटिव के संबंध कारक में जो है प्रयुक्त होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। अब प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वो उसके कुछ प्रकार हैं। जैसे किस प्रकार का हो सकता है वो? ए नाउन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। जैसे रागिनी वेंट टू कॉलेज, ये कॉलेज नाउन है। अब शुरू में पढ़ी थी डेफिनेशन, नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, तो टू पहले प्रयुक्त हो रहा है, टू के बाद क्या आ रहा है? कॉलेज, जो कि नाउन है एक। तो ये इस प्रीपोजिशन का कौन सा ऑब्जेक्ट है? नाउन ऑब्जेक्ट है। ही शॉट द बर्गलर विद द गन, ये विद प्रीपोजिशन है और इसके पीछे द गन जो है वो क्या है? नाउन है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं वो नाउन हो सकते हैं। जैसे यहाँ टू प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट कॉलेज नाउन है, और यहाँ विद प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट द गन जो कि एक नाउन है। उसी तरह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। जैसे द डॉग रैन आफ्टर मी, यहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है आफ्टर और उसके बाद आ रहा है मी जो कि एक प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन यू एंड हर, यहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है बिटवीन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है यू और हर, दोनों ही क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। एन इन्फिनेटिव, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। द मैच वाज अबाउट टू बिगिन, अबाउट प्रीपोजिशन है और ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, तो ये अबाउट का ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव रूप में। द थीफ वाज अबाउट टू रन, अबाउट प्रीपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट टू प्लस रन इन्फिनेटिव है, तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव भी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद जरंड, जरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी किसी वर्ब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है और इसके पीछे ईटिंग ये जरंड है, तो ऑफ के साथ ईटिंग जरंड के रूप में आ रहा है, यानी जरंड यहाँ ऑफ का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही वाज अवार्डेड फॉर विनिंग, फॉर प्रीपोजिशन आ रहा है और विनिंग जरंड है, फॉर के साथ जरंड एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है। ए फ्रेज, एक वाक्यांश भी जो है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे द स्टूडेंट्स केम फ्रॉम इनसाइड द रूम, इनसाइड द क्लासरूम, इन फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन है और उसके बाद पूरा एक फ्रेज है, एक वाक्यांश है इनसाइड द क्लासरूम, तो ये इस फ्रॉम प्रीपोजिशन का ये जो फ्रेज है, बाकी बचा हुआ वाक्यांश, ये इस फ्रॉम का क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी विल नॉट रिटर्न टिल आफ्टर द मैच, टिल प्रीपोजिशन है और उसके बाद आफ्टर द लंच, ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है, यानी इस वाक्य में टिल जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट ये है फ्रेज आफ्टर द लंच। तो एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है और लास्ट है एक क्लोज, एक प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लोज उपवाक्य भी हो सकता है। जैसे आई डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से, आई डोंट वरी ये एक क्लोज है, व्हाट पीपल से ये क्लोज है, दोनों को जोड़ते हुए एक प्रीपोजिशन आया है अबाउट, और अबाउट का जो ऑब्जेक्ट है वो एक पूरा क्लोज है व्हाट पीपल से, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्लोज भी
एज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट काम करता है। वी जज द टीचर बाय हाउ दे टीच। वी जज द टीचर ये एक क्लोज है, हाउ दे टीच ये एक क्लोज है, और जो बाई है एक प्रीपोजिशन है, और इस बाई प्रीपोजिशन के साथ ये जो क्लोज है ये एज ए ऑब्जेक्ट आया है, तो ये जो है प्रीपोजिशन के साथ क्लोज भी एज ए जो है ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये कुछ हैं नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जरंड, फ्रेज और क्लोज, ये सारे जो हैं एक प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रिलेशंस एंड रिलेशनशिप्स, जैसा कि डेफिनेशन में शुरुआत में अपन ने देखा था कि प्रीपोजिशन का मुख्य काम क्या है, रिलेशनशिप शो करना, किसके बीच में, जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ ये आता है उसके साथ अन्य जो शब्द हैं वाक्य में उनके बीच में आपस में संबंध स्थापित करना ही प्रीपोजिशन का मुख्य कार्य है। तो किस किस प्रकार की रिलेशनशिप ये बताता है ये देखेंगे अपन अब इसमें। प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन का कार्य क्या है, एक वाक्य में विभिन्न शब्दों में आपस में रिलेशनशिप बताना, जो किस प्रकार की हो सकती है, टाइम, पोजीशन, डायरेक्शन, एजेंसी, विभिन्न प्रकार की समय के बारे में, स्थिति के बारे में, दिशा के बारे में, अभिकरण के बारे में आदि के बारे में रिलेशनशिप बताने के कार्य करता है प्रीपोजिशन, और वो इसके टाइप्स भी इसी पर आधारित होते हैं। तो देखते हैं मुख्य रूप से प्रीपोजिशन कौन कौन सी रिलेशनशिप बताता है। मुख्य रूप से टाइम, समय सूचक, समय से संबंधित क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। जैसे दे आर एट होम, वे घर पे हैं, यहाँ एट प्रीपोजिशन क्या बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पर, सॉरी ये वी रीच देयर एट 10 AM, हम वहाँ 10 बजे पहुँच गए थे। तो ये एट क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और क्या बता रहा है ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है, समय सूचक संबंध बता रहा है। तो एट यहाँ पर क्या है, टाइम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, टाइम। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वॉक पर जाता हूँ। तो यहाँ पर भी इन समय से संबंधित रिलेशनशिप बता रहा है। तो पहला काम क्या है, क्या किसके बारे में संबंध बताता है, टाइम, समय सूचक संबंध बताता है। कुछ एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग जगह प्रयुक्त हो सकता है, वो टाइम भी बता सकता है, वो समय भी स्थान भी बता सकता है, और दिशा भी बता सकता है। इनका प्रयोग अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अलग अलग किस प्रकार प्रयुक्त होता है वो आएगा। इसके बाद प्लेस और पोजीशन, स्थान सूचक जो है रिलेशनशिप भी बताता है। दे आर एट होम, वे घर पे हैं, यहाँ एट प्रीपोजिशन क्या बता रहा है, स्थान संबंधी जो है रिलेशनशिप बता रहा है। द पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन जो है स्थिति बता रहा है, पेन की स्थान बता रहा है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो दूसरा कार्य क्या कर सकता है, किस प्रकार के रिलेशनशिप बताएगा, स्थान की या स्थिति की जो है सूचना देगा अपने को। तीसरा डायरेक्शन है, दिशा संबंधी सूचना देगा प्रीपोजिशन। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, किस ओर अस्त होता है, पश्चिम में। तो यहाँ इन प्रीपोजिशन और अपने को दिशा का संकेत दे रहा है। वी मस्ट स्टार्ट फॉर स्कूल नाउ, अब हमें स्कूल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो है फॉर की तरफ जो है ये प्रीपोजिशन है और हमें स्कूल की दिशा की तरफ संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर ये इन और फॉर दोनों शब्द जो हैं दिशा सूचक प्रीपोजिशन का कार्य कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। फिर एसोसिएशन, साहचर्य मतलब साथ में, किसी को साथ में बताना, किसी कार्य को साथ में करते हुए बताना हो तो वो साथ जो बताता है प्रीपोजिशन वो एसोसिएशन संबंधी रिलेशनशिप बताता है। जैसे राम लिव्स विद सीता,
यहाँ विद प्रीपोजिशन है, राम सीता के साथ रहता है तो साथ में रहना, राम और सीता का संबंध साथ में रहने का विद प्रीपोजिशन बता रहा है। तो यहाँ पर साहचर्य बता रहा है ये। आई प्ले विद हरी, मैं हरी के साथ खेलता हूँ, ये विद प्रीपोजिशन है जो खेलने का साहचर्य, साथ में खेलने का, किसके, मैं और हरी के बीच में संबंध बता रहा है। तो ये दोनों जो विद हैं दोनों वाक्यों में ये एसोसिएशन बता रहे हैं, साथ में कार्य करने का संकेत दे रहे हैं। फिर है इंस्ट्रूमेंटलिटी, कर्णत्व सूचक, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो अपन कार्य करते हैं, किसी मशीन की या किसी अन्य उपकरण की सहायता से कोई कार्य करते हैं उसकी सूचना देने वाला है, वो भी होता है। जैसे ही शॉट द रैबिट विद अ गन, उसने खरगोश को शॉट कर दिया, गोली मार दी। इसके द्वारा मारी गोली, कार्य किस द्वारा किया, गन के द्वारा किया। तो ये विद जो है यहाँ पर मारने का कार्य के द्वारा, किसके द्वारा, एक मशीन के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, उपकरण है। तो इस प्रकार से किसी उपकरण की सहायता से किया गया कार्य बताने के लिए भी विद का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एजेंसी, अभिकरण सूचक, ये अभिकर्ता बाय पैसिव वॉइस में बार बार प्रयुक्त होता है। के द्वारा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो वही है, द न्यूज वॉज टोल्ड बाय हर, समाचार उसके द्वारा बताए गए। किसके द्वारा, बताने वाला अभिकर्ता कौन था, वह है। और अभिकर्ता के लिए किसका प्रयोग हुआ, बाय का। तो ये बाय भी यहाँ एज ए प्रीपोजिशन एजेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। फिर है कॉज, कारण सूचक, कभी कभी कुछ प्रीपोजिशन किसी कार्य के होने का कारण बताते हैं तो वो उस समय जो है कारण सूचक संबंध बताते हैं। जैसे सी डाइड ऑफ कोविड-19, वो कोविड-19 से मर गई। कारण क्या है, मरने का कारण बताया जा रहा है। कारण क्या है ये, तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है और क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। तो कॉज कारण सूचक प्रीपोजिशन जो है किसी कार्य के होने का कारण बताता है। फिर मीन्स, साधन सूचक, कार्य के होने का साधन या किस प्रकार से, किसकी सहायता से कार्य हुआ वो प्रीपोजिशन बताता है। तो वो क्या संबंध बताता है, मीन्स वाला साधन। जैसे करिश्मा गॉट रिच बाय अनफेयर मीन्स, करिश्मा धनवान बन गई, किसके द्वारा बन गई, अनफेयर मीन्स अनुचित तरीकों से, अनुचित साधन अपना करके, गलत तरीके अपना करके। तो ये बाय यहाँ प्रीपोजिशन क्या बता रहा है, ये वो धनवान बन गई लेकिन क्या साधन अपनाया उसने, ये बाय उस धनवान होने का साधन बता रहा, अनफेयर मीन्स। फिर मैनर, विपरीत सूचक, कभी कभी प्रीपोजिशन किसी कार्य के होने का तरीका बताता है। जैसे लिसन टू मी विद अटेंशन, मेरे को ध्यान से सुनो। तो ये विद क्या बता रहा है, सुनो लेकिन ध्यान के साथ सुनो। तो ये तरीका बता रहा है, सुनने का तरीका कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनने का। तो विद यहाँ पर एज ए मैनर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और लास्ट एटीट्यूड, दृष्टिकोण के रूप में भी जो है प्रीपोजिशन संबंध बताता है। ए मैन विदाउट रिलीजन इज रेयर, बिना धर्म के कोई व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। तो एक दृष्टिकोण है ये, कि क्या दृष्टिकोण है कि बिना धर्म के कोई नहीं होता है। तो ये बिना धर्म के कोई नहीं होता है, ये इस यहाँ से विदाउट प्रीपोजिशन द्वारा शो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन एक वाक्य में अलग अलग शब्दों में ये विभिन्न प्रकार के संबंध दर्शाता है और इसी के आधार पर इनका अलग अलग प्रयोग होता है। अब सैकड़ों प्रीपोजिशन है, 100 से ज़्यादा प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन जो मुख्य प्राय काम में आते हैं वो और उनका अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग, जैसा कि एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग अलग अलग परिस्थिति में हो सकता है। जैसे इनका प्रयोग यहाँ समय के लिए भी हो सकता है, स्थान के लिए भी हो सकता है, दिशा के लिए भी हो सकता है। तो एक एक करके हर प्रीपोजिशन का हर परिस्थिति के अनुसार, हर रिलेशनशिप के अनुसार उसका प्रयोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो